नई नवेली दुल्हन की तरह सरकार पकवान रूपी बजट बनाती है, लेकिन विपक्ष सासू मां की तरह बहुत सारी खामियां गिनवा ही देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। आज हम बात करेंगे उम्मीदों के बजट की। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। ये मोदी सरकार की 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तमाम बड़े ऐलान किए गए हैं। अब तक 7 लाख रुपए की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सीतारमण ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने का ऐलान किया है। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया। बजट में उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की है, जिसमें गरीब किसान सहित आम आदमी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम बजट 2023-24 की तारीफ की है और ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमृतकाल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। छूट की सीमा में वृद्धि और नई कर व्यवस्था में बदलाव से लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा, खपत बढ़ेगी और विकास को गति मिलेगी। यह देश की जीडीपी में उनके निस्वार्थ योगदान का सम्मान करता है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। चलिए, और बजट को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। क्या कहा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। मिलेट को बढ़ावा देने की योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहले से है और मिलेट को बढ़ावा देना ही चाहिए। राज्य सरकार मिलेट को नाम भर लेती है, मगर मिलेट की आज तक खरीदी की कोई एक भी व्यवस्था पूरे प्रदेश में नहीं कर पाई है। मिलेट के प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है, उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, ट्रेनिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी खेती से जोड़ने का प्रयास होगा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सीधा सीधा इसका। चलिए, तो जिस तरीके से बात की जा रही है, बजट कुछ लोगों के लिए उम्मीद भरा रहा तो कुछ लोगों ने खामियां भी जरूर निकाली है। आपको सुनवाते हैं नेता प्रतिपक्ष का क्या कहना है बजट को लेकर। भारत सरकार का जो आज बजट पेश हुआ है, उसमें गरीब तबके के लिए सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। केवल मध्यम वर्ग के लिए, वो भी टैक्स में स्लैब बदले हैं, उसके नाम पर लोगों को गुमराह करने का, मिडिल क्लास को भी गुमराह करने का काम किया है। किसानों को कोई अच्छी राहत नहीं दी गई है। इसके साथ ही साथ सरकार पूरी तरह से निजीकरण की ओर जा रही है। नगरीय संस्थाओं के लिए बॉन्ड जारी करके, ताकि वो बॉन्ड जारी करें और कर्ज के ऊपर परेशान हो, कर्ज चुकाएंगे कहाँ से बॉन्ड जारी करने के बाद। और उनको संस्थाओं का भी पूरी तरह से निजीकरण करके बाजार के माध्यम से उनको ऊपर छोड़ दिया गया है। शासन उनकी जो सुविधा देना चाहिए, शासन जो विकास के लिए नगरीय संस्थाओं को पैसा देना चाहिए, उसमें भी कटौती करने का सरकार का प्रयास। भारत और बजट 2023-24 को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा आवासीय एकलव्य मॉडल विद्यालय के लिए 38,000 शैक्षणिक एवं सहायक स्टाफ की भर्ती की घोषणा से अभिनंदनीय है। जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को निखारने में ये कदम क्रांतिकारी साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को, यानी कि आज, बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए हैं। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान भी किया गया है। इसके अलावा
किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान हैं। चलिए, और बजट पे ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उमाकांत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी नमस्कार जी, जिस तरीके से बात की जा रही है, जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना कहीं बजट जो सामने आया है, गरीब तबके के लोगों को उतनी राहत नहीं मिल पाई है जितनी की उम्मीद थी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आयुषी जी। मैं आपको बतलाऊं कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है, स्वास्थ्य में कुछ नहीं है, रोजगार पे कुछ नहीं है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। ये बजट केवल और केवल बड़े पूंजीपतियों के लिए, बड़े पैसे वालों के लिए है। ये किसी के हित में नहीं है। अमूमन जो 85% टैक्स इस देश का आम आदमी देता है, रोजमर्रा की चीजों में जीएसटी के रूप में, टैक्स के रूप में जो आम आदमी 85% टैक्स देता है, उस टैक्स पेयर को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। ना पेट्रोल डीजल सस्ते हो रहे हैं, ना तो गैस सस्ती हो रही है, ना तो बिजली सस्ती हो रही है, ना तो रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो रही हैं। तो ये बजट पूरी तरह से लोक लुभावना पूंजीपतियों के लिए है, सरकार में बैठे घोटालेबाजों के लिए है। उनकी सोना, उनकी चांदी सब कुछ हो रहा है। आम आदमी को इस बजट में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है चमकता सितारा बता दिया है, क्या कहेंगे? अभी 4 दिन पहले लाखों करोड़ रुपए का बट्टा लगा, एलआईसी घाटे में चली गई, तमाम तरह की चीजें हैं, हर सेक्टर घाटे में दिखाया जा रहा है। पेट्रोलियम के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने कम हैं, उसके बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे इतने अधिक हैं। तो अर्थव्यवस्था आंकड़ों के हिसाब से खेलना तो इनको ठीक है, अभी सड़कों में गड्ढे भरने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। कुल बजट का, नगर निगम भोपाल के कुल बजट का आधा पैसा गड्ढे भरने में चला जाना है, सड़क बनाने में चला जाना है। तो ये तो स्थितियां हैं। ये केवल जो है मनोरम कहानियों वाला बजट पेश करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोगों के हित में कोई चीजें नहीं होनी है। बिल्कुल। अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को लेकर काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। उन्होंने कहा कि आवासीय एकलव्य मॉडल विद्यालय के लिए 38,000 शैक्षणिक एवं सहायक स्टाफ की भर्ती की घोषणा की गई है। मेरा ख्याल है कि काफी अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है उन सभी जो छात्र हैं उनके लिए। क्या कहेंगे आप? 38,000 शैक्षणिक एवं सहायक स्टाफ की भर्ती की भी घोषणा की गई है। आयुषी जी, मुख्यमंत्री जी से पूछिए आप, आपका चैनल तो जमीनी चीजें उठाता है। क्या शिवराज सिंह चौहान जी बतलाएंगे कि 2018 से 2022 तक में कितने लोगों को रोजगार मिला है? ये झूठ बताएंगे। इन्होंने बोला है 2017 से लेकर के 2022 तक 59,84,539 लोगों को रोजगार दे दिए। कब दे दिए? मेरे को मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पे घूमता रहता हूं, एक व्यक्ति किसी गांव में ये नहीं मिला है जो बताया हो कि हाँ पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने किसी एक व्यक्ति को हमारे गांव में सरकारी नौकरी दे दी हो। कुछ किया ही नहीं है, सब झूठी बातें करते हैं। केवल अभी लगातार पिछले 1 महीने से शिवराज सिंह चौहान जी आयोजन कर रहे हैं, सरकारी पैसे में तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, सब झूठी बातें कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की योजनाओं को कि कॉपी करने का प्रयास ये कर रहे हैं, लेकिन कॉपी भी ढंग से नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पे यहाँ पे कुछ क्लिनिक खोलने का प्रयास किया है, वो अधिकतर बंद रहते हैं, उनमें डॉक्टर नहीं होता है, उनमें स्टाफ नहीं होता। अरे भाई, आप बिल्डिंग तो बना देते हो, बड़े बड़े अस्पतालों की भवन तो बना दिया, आपने डॉक्टरों की भर्ती नहीं की। डॉक्टर जब अपने नियमितीकरण की मांग करते हैं तो उनको उठा करके जेल में बंद कर देते हो, उनको पुलिस से पिटवाते हो। विद्युत कर्मी अभी लगातार इतने दिन से मांग कर रहे थे नियमितीकरण की, उनको जो है परमानेंट तरीके से आपने बाहर निकाल दिया। तो ये तो दमनकारी नीतियां अपना रहे हैं। शिक्षा कर्मी वाले, संविदा वाले, अभी ये अतिथि शिक्षक ये आंदोलन कर रहे हैं। कौन आंदोलन नहीं कर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर?
मध्य प्रदेश का हर विभाग का कर्मचारी, ये पंचायत कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, बेचारे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। अभी नरसिंहपुर से कुछ लोग आए, वो बतलाए कि हम पिछले 65 दिनों से अपना रोजगार, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए धरने पे बैठे हैं और उस धरने में बैठे बैठे 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 लोग शहीद हो गए। सरकार एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करती है, शिवराज जी मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये कहता हूं कि वो सारी झूठी बातें करते हैं। जमीन पर किसी को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है, ना तो किसी को रोजगार मिल रहा है, ना तो किसी को रोजगार करने के अवसर मिल रहे हैं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रमाकांत जी, माफ कीजिएगा, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, आपसे और भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ राजधानी भोपाल से अभय मरकले जुड़ गए हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं खबर भारत 360 के। अभय, जिस तरीके से बात की जा रही है, अपने बजट की तारीफ तो हर सरकार करती है, लेकिन जिस बजट की तारीफ किसान, गरीब आदमी, बेरोजगार और देश के युवा करे, मैं उसी बजट को सही मानूंगी। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जनता का रुझान क्या है बजट को लेकर? ये और जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने देखने को आ रही है, क्योंकि आम आदमी का साफ तौर पर ये कहना है कि चूंकि टैक्स पेयर को जो राहत देने की बात की गई है, किसानों को जो देने की बात की गई है, या रेल में जो 2.40 करोड़ का बजट दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, तो आम आदमी को जो दैनिक उपयोगी चीज है उसमें राहत की उम्मीद रहती है। और इसीलिए जो मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बजट से उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास करा है। जिस तरीके से गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना 1 साल और बढ़ाई गई है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ वर्ग को राहत जरूर मिली है, लेकिन मिली-जुली प्रतिक्रिया इस पे। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा योजना और लोकसभा के चुनाव भी अगले साल होने को है, तो किसी भी वर्ग को जो है इस बात की तकलीफ ना पहुंचे कि उनको बजट में उनके साथ जो है नाइंसाफी की गई, इस बात को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। और यदि हम बात करेंगे रेलवे की, तो रेलवे को जो बजट दिया गया है, तो आप देखेंगे लगातार, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि लगातार स्टेशनों का विकास हो रहा है। हम इस समय खड़े हैं भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका विस्तार किया गया है, क्योंकि जनसंख्या और यात्रा करने वालों की संख्या जो है लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ हम दिखाएंगे आपको मेट्रो प्रोजेक्ट भी जो है कहीं ना कहीं अलग अलग शहरों में आकार ले रहा है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखा गया है कि विकास कार्य प्रभावित ना हो, क्योंकि यदि सरकार को आय नहीं होगी, यदि सभी कुछ मुफ्त कर दिया जाएगा या सभी को राहत देने की कोशिश की जाएगी, तो विकास के मद में राशि कहाँ से आएगी, इस बात की चिंता भी सरकार को रहती है। और इसके लिए बकायदा एक सर्वे किया जाता है कि बिना किसी वर्ग को प्रभावित करे हुए इस तरीके का बजट पेश किया जाए कि सरकार को आय हो और उसी से वो जो है देश के विकास की जितनी भी योजना है उनको चला सके। इस बात का प्रयास बजट के अंदर किया गया है। उर्वशी, अभय, मैं चाहूंगी कि आप जहां पे इस वक्त मौजूद है रानी कमलापति स्टेशन पे, वहां पर लोग भी मौजूद होंगे। मैं चाहूंगी कि आप उनसे चर्चा करें विस्तार से कि उनकी क्या राय है बजट को लेकर, कितने संतुष्ट वो दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से बजट आया है। क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रही है सरकार, या अभी भी निराशा देखी जा रही है जनता की ओर? तो तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन बात की जाए, जब से बजट आया है तब से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अगर बात की जाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, उन्होंने भी बजट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बजट से जनता को आशा की जगह निराशा मिली है। मायावती की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है, पार्टी से ज्यादा देश के लिए बजट हो तो बेहतर होगा। हमारे साथ रमाकांत जी लगातार बने हुए हैं। रमाकांत जी, जैसा कि अखिलेश यादव जी का बयान सामने आया है, बजट से जनता को आशा की जगह निराशा मिली है, बजट में कुछ भी नया नहीं है, बल्कि पार्टी से ज्यादा देश के लिए सोचना जरूरी होता है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए आरसी जी, कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे किसानों की संख्या 70% है। उन किसानों के बारे में क्या सोचा गया है बजट में? हर कृषि उपकरण पे, कृषि यंत्रों पे 18% जीएसटी दे रहा है किसान। डीजल इतना महंगा खरीद रहा है किसान। यूरिया जो 50 किलो की होती थी 45 किलो की हो गई है। डीएपी
जो एक समय पे 300 रुपए की बिकती थी, आज 1400 रुपए 1800 रुपए में ब्लैक में बिक रही है। किसानों को बिजली मिल नहीं रही है। बिल्कुल। किसानों को खेती करने के बाद अभी 2018 के प्याज उत्पादक किसानों का प्याज का भावांतर का भुगतान नहीं हुआ है। क्या क्या उम्मीद करेंगे आप? किसानों के हित में तो कुछ भी और नहीं दूसरी हुआ है। तरफ अगर हम आज बाजार मध्य की प्रदेश बात का करें युवा तो बजट बेरोजगारी की वजह से पेश होने आत्महत्या के कर रहा है, बाद उसके लिए बाजार में कुछ नहीं उछाल हुआ है। देखा जा रहा है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें 1076 अंक, निफ्टी में 264 अंक बढ़ गए हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि केवल लोग लुभावने तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने से कि बजट में ऐसा हो गया, ये वही वित्त मंत्री जी हैं जिनसे प्याज महंगे होने पर जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती, मुझे कीमत का नहीं पता है। इन्होंने ये कहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्याज उत्पादक किसानों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसलिए भुगतान नहीं कर पा रहे हैं कि ये प्याज नहीं खाते हैं? इसलिए ये प्याज उत्पादक किसानों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्याज उत्पादक किसान आज भी बेचारे तहसीलदार, आरआई, पटवारी, एसडीएम, विधायक, मंत्री के चक्कर लगा रहे हैं। लोगों के फसल बीमा का भुगतान नहीं किया जा रहा है। फसल बीमा का पैसा नहीं भुगतान किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं एक क्लिक में मैंने पहुंचा दिया पैसा। अरे भाई, कहां मिल गया? भाजपा के किसानों को मिल गया है। जो दूसरे किसान हैं, जो अमूमन छोटे किसान हैं, उनको किसी को पैसा नहीं मिला। वो तो बेचारे चक्कर लगा रहे, कभी बैंक के पास जा रहे हैं, कभी पटवारी के पास जा रहे हैं, कभी आरआई के पास जा रहे हैं, कभी एसडीएम के पास जा रहे हैं, कभी विधायक जी के पास पड़े हुए हैं। तो वो तो खाली चक्कर लगा रहे हैं, उनको उनके फसल बीमा का भुगतान नहीं हुआ। अभी ये फिर बोलेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों का भला हुआ। अरे भाई, कौन से किसानों का भला हो गया? एक किसान बता दें जिसका भला हो गया हो। कोई किसान नहीं है जिसका इनकी योजनाओं से कोई लाभ हो रहा हो। आज ये ठंडी के समय में किसान 4 घंटे की बिजली पाता है और 4 घंटे रात में जाके लाइट जो है खेत में पानी लगाता है। गलाने वाली 1 डिग्री 2 डिग्री के तापमान में किसान खेत में जो है पानी लगा रहा है। इनको किसानों की चिंता नहीं है। बजट में किसानों के हित में कुछ नहीं किया गया है। सरकारी स्कूलों के लिए कुछ नहीं किया गया है। आज गांव के सरकारी स्कूलों की हालत क्या है? पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के स्कूल, जहां 5 कक्षाएं लगती हैं, जहां 5 कमरे होने चाहिए कम से कम, वो केवल 2 कमरों में स्कूल चल रहा है। 50,000 स्कूलों में मध्य प्रदेश के आज भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो ये बजट रमाकांत कहां जी, जा मैं आपको रहा है? यहाँ पे रोकना चाहूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अधर कुमार जी जुड़ गए हैं। अधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। आरती जी, खबर भारती में हार्दिक अभिनंदन है। आपका स्वागत है कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। जी, जिस तरीके से बात की जा रही है अधर जी की उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदों के ऊपर मेरा ख्याल है कि खरी उतरती नहीं दिखाई दे रही है सरकार। टैक्स की अगर हम बात करें, छूट जरूर मिली है, बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज दर में बदलाव किया गया। खिलौने पर लगने वाली सीमा घटा दी गई है, 13% की गई है, यानी अब खिलौने सस्ते होंगे। लेकिन इसके अलावा साइकिल भी सस्ता होगा, लिथियम आयन बैटरी और कस्टम ड्यूटी में राहत मिली है। लेकिन इसके अलावा जो जरूरी चीजें हैं, मेरा ख्याल है उसकी ओर अगर ज्यादा ध्यान दिया जाता तो बेहतर होता। आरती जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान की पब्लिक को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज पर आप पैसे घटा रहे हैं, मोबाइल पर पैसे घटा रहे हैं, लेकिन मोबाइल से जरूरी है आटा। डाटा और आटा, इन दोनों में बड़ा अंतर है। डाटा तो आप फ्री दे सकते हैं, मुफ्त दे सकते हैं, लेकिन आटा आप फ्री नहीं दे रहे हैं, मुफ्त नहीं दे रहे हैं। एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो चाहता है वो इकोनॉमिक व्यवस्था में चाहता है, अर्थव्यवस्था को, और मिडिल क्लास की अर्थव्यवस्था रोटी, कपड़ा और मकान पर निर्धारित है। आप हिंदुस्तान में फ्री में अनाज बांट रहे हैं। देखिए, अब फ्री पर जब आप चीज कोई देंगे किसी भी व्यक्ति को, तो वो जनरेट कहां से होगा? आप एक मिडिल क्लास का जो टैक्स पेयर है उसके लिए रिलीफ क्या है? देश में सर्वाधिक जो कैपेबल व्यक्ति है, सर्वाधिक देश की बजट को जो अपडेट कर सकते हैं, वो मिडिल क्लास व्यक्ति है। और मिडिल क्लास व्यक्ति को आप सुविधा के नाम पर क्या दे रहे हैं? स्पून ने एग्रीकल्चर के लिए, अब हम बात करते हैं जब एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर के लिए फिर मैं सुबह की तरह आपको बात दोहरा रहा हूं कि एग्रीकल्चर लैंड आपके पास है नहीं,
किसानों के लिए सुविधा है नहीं, किसानों की बात होती नहीं है। जब ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि उस बजट के में ऐसी क्या चीजें हैं? मेरे ख्याल से ये चुनावी साल का बजट था, और इस चुनावी साल के बजट के अंदर वित्त मंत्री रमन जी और सरकार ये तय नहीं कर पाई कि कुछ मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों के लिए कुछ मिल सके। बिल्कुल। जी। एकलव्य स्कूलों की बात की जाए तो 38,000 से ज्यादा भर्तियां कराई जाएगी आगामी 3 सालों में। केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। क्या लगता है आपको, छात्रों को इतने जो स्कूल की जो घोषणा की गई है, क्या ये काफी है? इसके अलावा भी मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो छात्रों के लिए जरूरी होती है, उस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, ना ही स्किल डेवलपमेंट को लेकर कोई विचार रखा गया। और जी स्किल डेवलपमेंट पे जब हम बात करती है तो भारत की जो सरकारी एजेंसियां हैं वो उस स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा ही नहीं पा रही हैं। आप दिल्ली को एक रोल मॉडल मान लीजिए। दिल्ली में एजुकेशनल को मुझे लगता है, मैं दिल्ली गया, मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया था और दिल्ली का मैंने एजुकेशन सिस्टम को देखा। मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन नो डाउट दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम बहुत पावरफुल हो गया है। दिल्ली में जो अंतिम तबके का व्यक्ति है, एजुकेशन उसके चौहद्दी तक है, उसके घर तक है, और वो पढ़ रहा है और उस वातावरण में पढ़ रहा है जहां की आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। आप स्कूल की एकलव्य एजुकेशन ग्रुप को आप चलाना चाहते हैं, लेकिन उसके मायने क्या है? सिस्टम, आपका सिस्टम मोबिलाइज नहीं है ना। पहले तो सिस्टम को अपडेट करिए, सिस्टम में वो क्वालिटी पैदा करिए। आज दिल्ली में हर बच्चा दिल्ली के सरकार के स्कूल में पढ़ना क्यों चाहता है? आप मुझे बताइए, मैं सवाल है मेरा, और उन सब बजट वालों से सवाल है, सारे पॉलिटिकल लोगों से सवाल है कि दिल्ली में जब हर व्यक्ति का बच्चा दिल्ली स्कूल बोर्ड में पढ़ना चाहता है, और जगह क्यों नहीं पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। कागजों पर आपने कह दिया कि आपने कहा इनकम टैक्स में छूट दे दी। अरे भाई, इनकम टैक्स, मेरी इनकम तो बढ़ाइए। इनकम टैक्स में छूट कहां दोगे जब इनकम ही नहीं है? तो टैक्स में छूट कहां की? बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जीडीपी कंट्रोल में नहीं है, आटा, दाल, तेल, ये सब बजट में, इन चीजों को जो मूल आवश्यकता की चीजें हैं, सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए। गरीबी हटाओ व्यवस्था नहीं, गरीबों को बचाओ वाली व्यवस्था होनी चाहिए, मेरा जो निजी राय है। चलिए, तो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आदर कुमार जी जुड़े हुए थे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की कि किस तरीके से क्या प्रतिक्रियाएं हैं, किस तरीके से वो बजट को देखते हैं। हमारे साथ अभय मरकले लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते होंगे, यानी कि एक तरफ जहां पेट्रोल की दरें लगातार बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में जब इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते होंगे तो मेरा ख्याल है कुछ राहत, कुछ हद तक तो राहत मिल सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन अब हम यूज कर सकते हैं। क्या कहेंगे? जी देखिए, प्रदूषण की दृष्टि से और ईंधन को बचाने की दृष्टि से ये सराहनीय कदम कहा जा सकता है कि सरकार ने इस दिशा में एक सोच ऐसी करी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम यदि सस्ते करते हैं तो निश्चित तौर पे इसकी बिक्री बढ़ेगी और लोगों को जहां पेट्रोल की जो मार है उससे राहत मिलेगी, और वहीं पर ही प्रदूषण को भी जो है बचाव मिल सकेगा। लेकिन उर्वशी बात, जिस तरह की अभी अधर जी ने कहा, साफ तौर पर ये बात है कि अर्थव्यवस्था की यदि बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में साफ तौर पर बात है कि जब इंसान की इनकम नहीं होगी तो वो इनकम टैक्स में उसको छूट देने का क्या अर्थ निकलता है। क्योंकि बात जो लगातार आम आदमी की तरफ से या एक जो मध्यम वर्गीय परिवार का है, उन लोग का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोग जो टैक्स देने में सक्षम है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए, उन पे सख्ती से टैक्स वसूली की जाए। साफ तौर पे मध्यम वर्गीय परिवार का यही कहना है कि जो भी महंगाई की मार पड़ती है उसमें सीधे तौर पे मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग पिसता है। लेकिन अब गरीब वर्ग के लिए आपने जो है अन्य जो है फ्री कर दिया, पर मध्यम वर्ग का व्यक्ति ना तो किसी से मांग के खा सकता है, ना किसी से उधार ले सकता है, तो वो बड़ी दुविधा में रहता है और उसकी दुविधा लगातार बरकरार रहेगी इस बजट।
जिस तरीके से बात की जा रही है अभय, इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी सस्ते होंगे, विदेशों से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होगी, देसी किचन चिमनी महंगी होगी, कुछ मोबाइल फोन कैमरे के लेंस सस्ते होंगे, सिगरेट महंगी हो जाएगी। बजट में आधा घंटा नहीं 1 घंटा। तो बजट में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सौगात दी जा रही है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज भी मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। कैसे काम करती है डिजिटल लाइब्रेरी, इसकी भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्तकालय की भी घोषणा की है। आइए जानते हैं डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है। हम आपको बताएंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी दरअसल क्या होती है और ये कैसे छात्रों को फायदा पहुंचाएगी। जी हाँ, पर्यटन को लेकर बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। और इन्हें विकसित करने के साथ ही कई फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत की जाएगी। बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाने वाली है। पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत भी होने वाली है। यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। बजट में युवाओं के लिए बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं की गई हैं। युवाओं का खासा ध्यान रखा गया है बजट में। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को मदद भी दी जाएगी। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी खोले जाएंगे। तो लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं खबर भारत 360 के माध्यम से कि किस वर्ग को कितनी राहत मिली है। बजट 2023-24 को लेकर कितनी सफल दिखाई दे रही है सरकार, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर रही है। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में बनेगी 100 से ज्यादा लैब। जी हाँ, और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से संवाददाता मोहम्मद साजिद जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। साजिद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं युवाओं के लिए खासा प्रावधान किए गए हैं। 5G की अगर हम बात करें, 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 से ज्यादा लैब बनाई जाएंगी। युवाओं का क्या जो है प्रतिक्रिया आ रही है सामने? जी,
चूंकि अभी टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है युवा वर्ग में भी। अभी 4G गया, 4G के बाद 5G आ चुका है, तो छत्तीसगढ़ में भी 5G लॉन्च हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय स्तर के जो इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, जैसे कि IIT भिलाई, NIT रायपुर, ऐसी संस्थाओं में लैब के अंतर्गत दो लैब, इंस्टीट्यूशन में दो लैब्स को रखने का प्रावधान किया गया है। तो इसको लेकर एक युवाओं में खुशी भी है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपडेट होती जाती है उस तरह से सुविधाएं मिलती रहनी जरूरी हो जाती है। और युवाओं को अगर टेक्नोलॉजी के इतर भी हम देखें तो नर्सिंग कॉलेजेस जो मेडिकल में देखा जाता है, 157 नए कॉलेजेस को खोला जा रहा है। और इसके अलावा एकलव्य आवासीय परिसर के नाम पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल इलाकों में इस तरह के आवासीय परिसर नए खोले जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी इस तरह की चीजें मुहैया कराई जाएगी। और छत्तीसगढ़ में अभी मुख्यमंत्री काफी दिनों से जो मिलेट उत्पाद होते हैं उनको लेकर एक कैफेस खोल रहे थे, उनको लेकर एक छत्तीसगढ़ को मिलेट हब बनाने की बात कर रहे थे। तो हमने पिछले दिनों जो मन की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मन की बात चलाते हैं उसमें भी उन्होंने रायगढ़ में एक मिलेट कैफे की बात कही थी कि आप अगर समय मिलता है तो मेरे में जाकर आए। तो एक मिलेट हब की तरह बनाने की बात कही जा रही है। तो राष्ट्रीय जो किया गया है इसमें भी मिलेट को लेकर एक बात कही गई है और इसको बढ़ावा देने की बात की है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार आपस में समन्वय करके इस कोदो कुटकी और जो रागी के उत्पाद होते हैं उनको बढ़ावा देगी। और युवाओं को लेकर जो कि अभी तक भर्तियां रुकी हुई थी उनमें भर्तियों को बढ़ाने की बात कही जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ में भी कई सारी भर्तियां रुकी है। तो केंद्र के आधार पर ये बजट अगर छत्तीसगढ़ में भी तैयार किया जाता है केंद्रीय बजट को देखकर, तो छत्तीसगढ़ में भी कई सारे भर्तियां की जाएंगी। जो भर्तियां रुकी हुई है उन भर्तियों को बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी नई नई टेक्नोलॉजी का प्रावधान जो सीतारमण ने अपने बजट में किया है, उस बजट के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में 5G को लेकर एक लैब की स्थापना की जाने वाली है। साजिद, रेलवे की अगर हम बात कर ले यहाँ पर विशेष तौर पर अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, चूंकि रेलवे में लगातार सुविधाओं की बढ़ोतरी की जा रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि वंदे भारत जो कि 2019 से शुरुआत की जा चुकी थी, लेकिन कोविड की वजह से इसे बीच में रोका गया था। लेकिन अभी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 8 अलग अलग रास्ते रूटों में वंदे भारत चलाई जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ को भी एक बिलासपुर से नागपुर के लिए मिल चुकी है। तो इसी की अगली कड़ी में रेलवे के स्तर में यहाँ के जो भाजपा के जो सांसद है विजय बघेल, उनसे भी बात की हमने, जो कि दूर के सांसद है। उन्होंने कहा कि जो स्थानीय मुद्दे, रेलवे की जो मांग है, यात्रियों की जो मांग है, उसको लेकर बजट में बात की जाएगी। तो रेलवे बजट में क्या क्या खुलकर बातें सामने आती है अभी पता चलनी बाकी है। तो छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा उम्मीदें है। रायपुर जोन और बिलासपुर जोन जो कि छत्तीसगढ़ का भारत का जो कि एक बहुत ही प्रमुख जोन माना जाता है, तो उसको लेकर एक काफी सुविधाएं दी जा सकती है। जो कि वंदे भारत को हमने देखा है, उसी कड़ी में एक पहले से एक शुरुआती किस्त दी गई है। तो इस बजट में भी काफी कुछ मिलना बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। साजिद, एक बड़ा बदलाव यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि पहचान पत्र के तौर पर अब पैन को मान्यता दी जाएगी। जी हाँ, चूंकि हमने शुरू से देखा है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को हमेशा से एक दूसरे से लिंक करने की बात कही जाती रही है। तो इसी आधार पर एक पहचान पत्र अभी पैन कार्ड में जो पता पहचान नहीं दिया जाता था, तो शायद हो सकता है कि भी पते का जो में शामिल किया जाए, क्योंकि अभी तक आधार कार्ड, लाइसेंस, इस तरह की चीजों ही पैन कार्ड में पहचान पत्र के तौर पे यूज किया जा सकता था, इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा भी अगर तो हम भी पैन कार्ड करें... कभी सकता जी सुन पा रहे हैं साजिद? जी जी जी। इसके अलावा जो कुछ विशेष पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी कि जैसे सीवर की सफाई जो है, इसको लेकर हमने देखा कि कर्मचारी जो सफाई करते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अंदर जाकर सफाई की जाती थी सीवर लाइन के। तो सीवर लाइन की जो सफाई है अब वो मशीन के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा AI के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस नगर निगम अपना बॉन्ड ला सकेगा। इसको लेकर नगर निगम कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो काफी एक हद तक राहत उनको मिली है। इसको लेकर वहां क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही छत्तीसगढ़ में?
जी। और जैसे कि आपने सीवरेज की बात कही तो वो एक मानव के एक इंसान के द्वारा किए जाने वाले सबसे मुश्किल कामों में से एक देखा जाता है, जिस कचरे को हम छूना भी नहीं चाहते, इसमें सफाई कर्मचारी सीवरेज में उतर कर काम करते हैं। तो अगर इसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है, अगर देश के हर नगर निगम में इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो इनके लिए एक राहत की बात होगी, क्योंकि इनसे उनके स्वास्थ्य की भी अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य पे भी कोई बुरी हानि नहीं देखी जा सकती। और अगर हम रायपुर या छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम आए दिनों हम देखते हैं कि नगर निगम के कर्मचारी, जो कि सफाई कर्मचारी या फिर जो नीचे तबके के नीचे स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, आए दिन धरना देते हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ी करते हैं। तो इस तरह की अगर कोई सुविधा अगर बजट में केंद्रीय स्तर पर अगर मिल जाती है इन लोगों को, तो इनके जीवन के स्तर को उठाया भी जा सकता है, इनके स्वास्थ्य को देखा जा सकता है। तो अभी बजट में चीज आ चुकी है, तो नगर निगम के बजट के अनुसार किन किन नगर निगमों को ये सुविधा दी जा सकती है, इसके बाद पर देखा जा सकता है। और बड़े शहरों की बात की जाए तो रायपुर, भिलाई, बिलासपुर इस तरह के शहरों में इस तरह की सुविधा मुहैया की जा सकती है। तो इसके बाद में जो सफाई कर्मचारी जो सीवरेज की सफाई करते हैं, उनके लिए काफी लाभकारी योजना हो सकती है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से हम हमेशा से ही देखते हैं, शुरुआत से ही, बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर इंसान को चाहिए होती है। हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, लेकिन हर व्यक्ति अपने लिए आवास नहीं बना पाता। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही एक बेहतरीन व्यवस्था, जिसको कह सकते हैं पीएम आवास योजना, इसके तहत जो अपने लिए घर नहीं बना सकते, उन्हें सरकार के द्वारा मदद की जाती है। तो इस योजना के खर्च को अब 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। जी बिल्कुल। आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक के देश में कई घरें बनाई जा चुकी है और बनती आ रही है। तो इसमें और बढ़ोतरी भी की गई है कि और भी लोग, क्योंकि लोगों की जरूरत है, पूरी जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहरों में जो कि लोग किराए पे रहते हैं, उसके काफी ज्यादा किराए में बढ़ोतरी होती जा रही है। लोगों की आय में कमी हुई है, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो और एक तरह से और बात कहना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार है, उस पर लगातार एक तरह के आरोप लगते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पूरी तरह से मकान बनाए नहीं गए थे। तो अगर केंद्रीय बजट में इस तरह की प्रावधान बढ़कर आती है, उनका बजट अगर बढ़ाया जाता है, तो राज्य स्तर पर और पूरे देश में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, मकान, आवास बढ़ेंगे। तो और जिन लोगों को इसकी जरूरत है, उन लोगों को सुविधा मिलेगी, उन लोगों की जरूरतें पूरी होगी। तो ये काफी अच्छी योजना है और इस पर सभी देश ने तो इस तरह के बजट में पास कर दिया है। तो अगर सभी राज्यों का ये जिम्मेदारी बनती है कि सभी अपने अपने राज्य में से इस योजना को अच्छी तरह से लागू कर सके, उस पैसों का पूरी तरह से इस्तेमाल हो सके। जी बिल्कुल। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आदिवासी बाहुल राज्य माना जाता है छत्तीसगढ़ में विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। इसको लेकर भी अगर हम बात करें, जनजातीय रहवासियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। वहां पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे ही सभी बड़े नेताओं की एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि जनता का जो रुझान है वो किस ओर दिख रहा है? और अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो वहां पर किस तरीके की चर्चा छत्तीसगढ़ में चल रही है इस वक्त? जी। अभी छत्तीसगढ़ी बाहुल्य राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ी बाहुल्य के हिसाब से एकलव्य आवासीय परिसर जो कि पहले से चला आता रहा है, उसमें बढ़ोतरी की गई है, उसकी बजट में बढ़ोतरी की गई है, जिसके आधार पर जो बच्चे आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें एक हॉस्टल्स में, एकलव्य परिसर के तहत हॉस्टल्स में रखकर उनकी शिक्षा का स्तर को बढ़ाया जाएगा, उनके स्वास्थ्य को बढ़ाया जाएगा और उन्हें टेक्निकल शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि एक फॉर्मल एजुकेशन की बात अलग होती है और तकनीकी शिक्षा की बात अलग होती है। 3 आवासीय परिसरों में तकनीकी शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, ताकि वो अपने आदिवासी क्षेत्र से बाहर निकल कर बड़े शहरों में जा सके, प्रदेश की और देश के बड़े शहरों में जाए और अपने स्किल्स को और डेवलप कर सके। और इसी आधार पर आदिवासी क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट सेंटरों की भी बढ़ोतरी की जा रही है। साथ ही जो महिला और जो और भी रोजगार संस्थाएं, जो स्किल्स डेवलपमेंट के जो सेंटर चलाए जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में सेंटरों की बढ़ोतरी की जा रही है। तो इसका पूरी तरह से फायदा यहाँ पे रहने वाले रहवासियों को मिलेगा और जो मुख्य धारा के जो शहर आते हैं, शहरों में जाकर लोग अपना काम कर सकेंगे। जी
बिल्कुल। और देश में अगर हम बात करें 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर होगी, क्योंकि हमने देखा है आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे देश में तो बेहतर होगा उन सभी लोगों के लिए जो ट्रैवल करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिल सकेगी 50 नए एयरपोर्ट बनने से। केंद्र सरकार जो रेलवे में तो सुविधाएं दे रही है, साथ ही हवाई सुविधाओं में भी विस्तार करते जा रही है। उसी के तहत केंद्रीय बजट में 50 नए एयरपोर्ट्स की बात कही गई है। और हमने देखा है कि हाल ही के सालों में छत्तीसगढ़ में भी 3 से 4 नए एयरपोर्ट जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ सके, ऐसी सुविधा दी गई है। तो इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि देश भर में अगर नए 50 एयरपोर्ट बनते हैं तो उसमें कुछ छत्तीसगढ़ को भी मिलने की संभावना दी जा सकती है। और जब सुविधाएं दी जाती है तो और रेलवे को दी जा रही है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले भी छत्तीसगढ़ में आकर कहा था कि छत्तीसगढ़ को और हवाई सुविधाएं देने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर में काफी हाल ही के सालों में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो जो अभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जाने के लिए, क्योंकि समय काफी लग जाता है अगर ट्रेन से जाते हैं, तो ऐसे जगहों पर ये रेल यात्रा कर सकते हैं। और हमने देखा कि हर दिन 4 से 5 हवाई यात्रा करने की सुविधा दी जाती है, जो कि मुख्य शहरों मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद के लिए हर दिन 3 से 4 फ्लाइटें यहाँ से उड़ती है। बिल्कुल। तो ये अच्छी मुहिम है, अच्छी सुविधा शुरुआत की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा कि देश भर में एयर कनेक्टिविटी दी जाएगी, तो जिससे आम से खास से लेकर आम पब्लिक भी जो होती है, आम नागरिक होता है, रेल सुविधा एयर सुविधाओं से जुड़ सकता है, हवाई सुविधा से जुड़ सकता है। इससे किराए में भी कमी आएगी और लोग अपने सफर को आसानी से पूरा कर सकेंगे हवाई यात्रा के द्वारा। जी बिल्कुल। सचिन, एक जो नई पहल यहाँ पर मेरा ख्याल है जो देखी जा रही है वो ये है कि बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। एक नई पहल, एक नया कदम जिसको हम कह सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन अवसर होगा उन बच्चों के लिए जो घर से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, रोज़ कॉलेज या स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था हो सकती है डिजिटल लाइब्रेरी। जी बिल्कुल। हमने कोविड के बाद में देखा है कि जिस तरह से पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम जो था वो पूरी तरह से ऑनलाइन पर आ चुका था। हमने करीब 1.5 से 2 साल तक देखा था कि बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाए थे, तो एक ऑनलाइन ही उनका सहारा था। तो इस तरह की अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है, डिजिटल लाइब्रेरी अगर आती है, तो बच्चों को स्कूल के बिना अगर वो छुट्टी के दिन पर भी होते हैं तो, या फिर किसी तरह का कोई पैंडेमिक भी आता है, किसी तरह की महामारी भी आती है, तो इसलिए बच्चों की पढ़ाई में कोई दुविधा नहीं होती, बच्चों की सुविधा ही होती है, बच्चों की पढ़ाई में उन्हें लाभ होता है, ताकि वो जुड़ सकते हैं और नई नई जानकारियाँ ले सकते हैं। तो एक अच्छी मुहिम ही कही जाएगी, क्योंकि ये जरूरत हमने हमेशा से बचपन से सुना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो इस तरह से इस बजट में इस तरह की लाइब्रेरी को लेकर आना है कि बहुत ही अच्छी युवाओं के तौर पे, कि बच्चों की पढ़ाई के तौर पे एक अच्छी सुविधा हम देख सकते हैं। तो इसमें और भी आगे आने वाले समय अपडेशन हो सकती है, तो एक अच्छी सुविधा के तौर पे देखा जाएगा। लेकिन इसे किस तरह पे देश भर में किस तरह से लागू किया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुविधा के हिसाब से काफी अच्छी सुविधा है, जिसे जो पढ़ रहे जो टीनेज के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी सुविधा है। तो ये स्वागत योग्य कदम है केंद्र सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को लेकर भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाती है, क्योंकि एक बड़ा जो क्षेत्र है वो कृषि पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर हम बात करें गोवर्धन योजना की अगर हम बात कर ले, या महिला स्व सहायता समूहों की अगर हम बात कर ले, क्योंकि चुनावी वर्ष है, ऐसे में छत्तीसगढ़ को कौन सी विशेष सुविधाएं मिल सकती हैं, कौन कौन सी सौगातें मिली हैं? कुछ ही समय में छत्तीसगढ़ में भी बजट आना है। जी क्योंकि छत्तीसगढ़ शुरू से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जो वनोपज अर्थव्यवस्था होता है उस पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, डिपेंडेंट। तो और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तो उन्होंने मुख्य तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही पूरा फोकस किया है, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे वनोपज है, या फिर गोबर से जो लोगों को आय हुई थी उसकी योजना हो। तो इस तरह के चीजें अगर केंद्र सरकार में भी देखी जा रही है, और केंद्र सरकार की जो भी बजट होती है, बजट के आधार पर ही राज्य सरकार भी उसमें और से आगे कितनी तर ले जा सकती है उस पर फोकस करेगी। चूंकि मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखा है, और मुख्यमंत्री का भूपेश बघेल का हमेशा से कहना रहा है
कि अगर पैसा गाँव में आता है तो जो ग्रामीण जनता होती है, जो वनों की जनता होती है, वो अपनी खरीदारी करने के लिए शहरों के मार्केट में ही आती है। तो एक तरह से जो पैसों का फ्लो होता है शहरों में होता है, तो ग्रामीण व्यवस्था अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से फोकस किया गया था, छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो आने वाले अभी हमने देखा कि 27 से लेकर आज तक के जितने भी विभाग, जितने भी 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों की अगर हम बात करें देश में इस वक्त हैं, कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर 7 प्राथमिकताएं बताई हैं। क्या प्राथमिकताएं हैं आपको बताते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट की मुख्य 7 लक्ष्य हैं, जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है। समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई है। सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपको बता दें, देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बच्चों को युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर भी ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री के द्वारा तमाम तरह की जानकारी दी गई। बजट को लेकर कौन कौन सी योजनाएं शुरू की जाएगी, इन सभी के ऊपर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने की जरूरत थी, जिसको देखते हुए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को मदद दी जाएगी। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। और हमारे साथ लगातार चर्चा के लिए बने हुए हैं मोहम्मद साजिद। साजिद, अगर बात की जाए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की, तो 10,000 खोले जाने हैं पूरे देश में। जी, सुन पा रहे हैं साजिद? जी, सवाल दोहराएंगे। साजिद, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, सवाल दोहराएंगे आपने? सुन पा रहे हैं? तो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं रिपोर्टर हमारे खबर भारत 360 के द्वारा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से
बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, आम जनता को देखते हुए तमाम तरह के फैसले लिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्तकालय की भी घोषणा की है। डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए बच्चों की पढ़ाई में सुविधा दी जाएगी। पर्यटन को लेकर भी बजट में बड़े ऐलान हैं। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पीएम प्रणाम योजना की भी शुरुआत की जाएगी। बजट में बड़े ऐलान भी किए गए हैं। कमर्शियल विवाद के निपटारे की बात की जाए तो सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाने वाली है। पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत होगी। यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। और बजट में युवाओं के लिए भी काफी बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं की गई हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने वाली है। बहुत जल्द ये लॉन्च हो जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्लान भी शुरुआत की जाएगी। विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा खेती की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को मदद दी जाएगी। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मिलेगी। तो वहीं रेलवे की अगर हम बात करें तो अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। 5G रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में बनेगी 100 लैब। बजट में वित्त मंत्री के बड़े ऐलान। पहचान पत्र के तौर पर अब पैन कार्ड को मान्यता दी जाएगी। जी हां, सीवर सफाई मशीन आधारित की जाएगी। एआई के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस नगर निगम अपना बॉन्ड ला सकेगा। तो वहीं पीएम आवास योजना का फंड भी बढ़ा दिया गया है। पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया है। अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर भी ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहीं 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही बजट की अगर हम 7 मुख्य हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। पहली अगर हम बात करें तो समावेशी विकास के ऊपर चर्चा की गई। वंचितों को वरीयता दी गई है, यानी कि समाज का ऐसा वर्ग जिसे अभी तक सुविधाएं नहीं मिल पाई थी, उनके ऊपर फोकस किया गया है। रूरल
डेवलपमेंट के ऊपर पूरा जोर दिया गया है। बुनियादी ढांचे पर और निवेश के ऊपर मुख्य फोकस दिखाई दिया सरकार का। क्षमता विस्तार, इसके ऊपर भी कई विशेष घोषणाएं, बड़ी ऐलान किए गए हैं। एयरपोर्ट की बात की गई, 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। हरित विकास के ऊपर ध्यान दिया गया है, कृषि के ऊपर ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयासरत दिखाई देगी। वित्तीय क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र में भी कार्य किए जाएंगे। कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े सभी स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपको बता दें कि ये आखिरी पूर्ण बजट था मोदी 2.0 का। ऐसे में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तमाम बड़े ऐलान किए गए। 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सीतारमण ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने का ऐलान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया। बजट में उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की है, जिसमें गरीब किसान सहित आम आदमी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अगर बात की जाए बजट को लेकर, तो बजट को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने बजट की तारीफ की है। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमृतकाल का बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। छूट की सीमा में वृद्धि और नई कर व्यवस्था में बदलाव से लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा, खपत बढ़ेगी और विकास को लगातार गति मिलेगी। ये देश की जीडीपी में उनके निस्वार्थ योगदान का सम्मान करता है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा आवासीय एकलव्य मॉडल विद्यालय के लिए 38,000 शैक्षणिक एवं सहायक स्टाफ की भर्ती की घोषणा अभिनंदनीय है। जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को निखारने में यह कदम क्रांतिकारी साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स में कटौती समेत तमाम बड़ी घोषणाएं की है। अब तक 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान भी किया गया। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। तो आपको बता दें कि बजट को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। बजट से जनता को आशा की जगह निराशा मिली है। तो बजट में तमाम तरह की बड़ी घोषणाएं की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।